आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तुमको एटम्स, जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 12 है तुम्हारा। और इसके पहले जो चैप्टर्स हैं, जो भी तुम्हारा ड्वेल नेचर का जो तुम्हारा जो टॉपिक था रेडिएशन का, रेडिएशन और मैटर के जो ड्वेल नेचर हैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इन सबों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स वगैरह में समाप्त कर लिया है। और उसके जितने क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी तुमको किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो, राइसविल ऐप के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में तुमको दिक्कत हो तो कभी भी हमसे संपर्क करके राइसविल ऐप के माध्यम से हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ से तुम कॉल करके अपने लिए टाइम ले सकते हो। उस ऐप पर तुमको लाइव क्लासेस भी उपलब्ध हैं, वहाँ तुम लाइव क्लासेस के लिए भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। और तुमको जो भी वीडियो लेक्चर सारे चैप्टर्स के अपलोड हैं तो उसके लिए तुम जो है पर्सनल डाउट के लिए भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो। जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तुम प्रैक्टिस के लिए भी राइसविल ऐप का उपयोग कर सकते हो। इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए तुमको कोई भी टॉपिक हो जिसमें दिक्कत हो रही है, या जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों के लिए हो रही है, तुम कभी भी हमसे टाइम ले सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में। और जहाँ भी तुमको डाउट है, कोई भी पोर्शन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बन रहा हो, कभी भी तुम हमसे टाइम लेके उसको हल कर सकते हो। तो आज के हम लोग टॉपिक पे आते हैं जिसका चैप्टर का नाम है एटम्स। तो एटम के बारे में हम लोग जाहिर है कि पढ़ते ही आए हैं कि एटम तुमको सबसे छोटा पार्ट होता है जो कि जिससे कि मैटर बनता है, जिसमें कि तुमको उस मैटर के प्रॉपर्टीज होते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसमें कि उस मैटर के प्रॉपर्टी होते हैं। एटम के बारे में जो एटम का जो कंस्टिट्यूएंट है, एटम तुमको इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको जब हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको जो किया गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद इसके पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। इसका एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जे थॉमसन परफॉर्म्ड कैथोड ट्यूब experiment and detected and discovered इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी किस प्रकार से की गई, चलिए इसे कुछ थोड़ा सा रिमाइंड करें, जो कि कुछ इस तरह से है। एक कैथोड ट्यूब लिया गया जहां पर तुमको क्या किया गया, यहां पर एक हाई वोल्टेज यहां पे अप्लाई किया गया, हाई वोल्टेज, और इसमें तुमको जो है हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। और यहाँ पर प्रेशर को लो करने के लिए यहाँ पर तुमको लो प्रेशर, गैस एट लो प्रेशर इसमें भरा हुआ है, गैस एट लो प्रेशर यहाँ पर भरा हुआ है वैक्यूम ट्यूब में। ये तुमको यहाँ पर कैथोड हो गया, ये इसको कैथोड कहेंगे, और यहाँ पर एनोड है। तो यहाँ से तुमको यहाँ पर जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो इसमें से देखा गया कि यहाँ से कुछ रे निकलते हैं, दैट इज कैथोड से कैथोड रे निकलते हैं, जो कि तुमको इसका जबकि प्रॉपर्टी का स्टडी किया गया तो पाया गया कि कैथोड रे कंटेन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे कंटेन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रे यहां से जो निकला, कैथोड रे कंटेन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। और थॉमसन ने तुमको चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का उन्होंने एक अलग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाला। निकालने के लिए क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया उन्होंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहां से तुमको कैथोड से जबकि इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, तो यहां से कैथोड को जो इलेक्ट्रॉन बीम को यहां से क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन बीम आया, यहां पर तुमको एक ZNS का सीट रखा गया, यहां से तुमको एक इलेक्ट्रॉन बीम को यहां से एस्लेट किया गया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन बीम है, यहां से तुमको इसका जो है तुमको x डिस्टेंस पर यहां पर रखा गया, और ये तुमको जो है ZNS का सीट है तुमको, वो x डिस्टेंस पर क्या रखा गया, ZNS का स्क्रीन है तुम्हारा, ये तुमको ZNS का स्क्रीन को रखा गया, ZNS स्क्रीन है तुम्हारा, जैसे कि यहां पर यहाँ पर ZNS का एक स्क्रीन रख दिया गया, ZNS का स्क्रीन है ये,
जहां पर ये तुमको, यहाँ पर जो कि ये तुमको इस पर फॉस्फोरेंस उत्पन्न करता है, इस पर चमक उत्पन्न करेगा ये। तो ये चमक तुमको जो है डायरेक्ट हम लोग कैथोड रे को नहीं दे सकते हैं। तो इसके आधार पर क्या किया गया, ये E/m रेशियो जिसको कहते हैं हम लोग, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने के लिए जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें तुमको क्या किया गया कि एक तुमको जो है इसकी एक यहां से तुमको इलेक्ट्रॉन बीम को यहां पर से निकाला गया। तो ये तुमको इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो इससे हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकालने का जो एक्सपेरिमेंट है, चलो उसको फिर से बनाते हैं, इसको पूरे बोर्ड पे बनाते हैं। चार्ज टू मास रेशियो को डिटरमाइन करने के लिए जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे कि चार्ज टू मास रेशियो उसका निकल पाया इलेक्ट्रॉन का। उस चीज का हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद तुमको मिलिकन ने जो है तुमको, मिलिकन ने चार्ज टू मास रेशियो, ये तुम्हारा जो दिया हुआ नहीं है, इसको शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में अभी नहीं शामिल हुआ है। चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा जो है चार्ज टू मास रेशियो के इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन जो यहां से तुमको एक इलेक्ट्रॉन यहां से मान लेते इलेक्ट्रॉन बीम चला, इससे x डिस्टेंस पर एक तुमको ZnS का एक स्क्रीन रखा गया, ZnS का, जहां पर कि ये तुमको ZnS स्क्रीन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिस पे एक फोर्स लगा, जिससे कि ये तुमको y डिस्टेंस पर ये जाके क्या किया, यहां पर अटैक किया, यहां पर इसकी चमक डेवलप हुई, जिसको हम लोग स्केल से मेजर कर लिए, ये x और y को। अगर इसका स्पीड मान लेते हैं v है, ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड इक्वल, इलेक्ट्रॉन स्पीड इक्वल्स टू v इन x डायरेक्शन। यहां पे तुमको जब सबको कर लिया गया एक डायरेक्शन में, इसको x डायरेक्शन में ही स्पीड है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगा तुमको, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तुम्हारा, E अप्लाई किया गया, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा F इज इक्वल टू E इंटू ई, और F इज इक्वल टू M इंटू ए वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, E इंटू, तो y डायरेक्शन का जो एक्सीलरेशन हो गया E/m, और ये जो तुम्हारा हो गया y डायरेक्शन जो डिस्टेंस कवर करेगा, दैट्स इक्वल्स टू हाफ AY इंटू टी स्क्वायर जाएगा ये। तो y हम मेजर कर चुके हैं, तो हाफ E/m इंटू टी स्क्वायर। ये जो t का वैल्यू निकालना हो, तो t का वैल्यू निकालने के लिए यहां से कितना टाइम लगेगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम था। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ा, यहां पर अगर इसको, इस t को अगर ये डिस्टेंस x ट्रेवल करता है और स्पीड अगर x डायरेक्शन में v है, x डायरेक्शन में इसका स्पीड v है, तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इंटू टी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू x/v। लेकिन ये वेलोसिटी भी हमें डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये इसको डिटरमाइन करने के लिए, वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड अब सेटअप किया गया, और इस तरह से सेटअप किया गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। इलेक्ट्रिक फोर्स, और तुमको जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर लग रहा है, वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, तो v क्रॉस v वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो अगर हम तुमको रखें यहाँ पर, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो अगर हम तुमको मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस में रख दें, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज के कारण ये इस पर फोर्स लग जाएगा नीचे ऊपर की ओर। तो इसमें जो क्रॉस में तुमको, ये तुमको ऊपर की ओर, ऊपर मतलब ऊपर अपवार्ड में, डॉट में अगर मैग्नेटिक फील्ड रखें, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग ऊपर की तरफ रखें, तो इलेक्ट्रॉन पर एक जो मैग्नेटिक फील्ड अगर तुमको यहाँ पर डॉट में एक स्टेब्लिश कर दें अब, तो यहाँ पर जो तुमको और इस प्रकार स्टेब्लिश करें कि E बराबर EV हो जाए, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा E/b। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो निकल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू था तुम्हारा x/v, और टाइम इज इक्वल टू x/v, और x/v का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा, इसका वैल्यू हो गया तुमको E/b, तो b, और इसका वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो इससे E/m का वैल्यू यहां से आ जाएगा। तो यहां पर से तुम्हारा y पता है, x पता है, तो इसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम, इसका वैल्यू कैलकुलेट, चार्ज टू मास रेशियो इस आधार पर निकाल लिया गया। और मिलिकन ने तुमको, मिलिकन calculated charge on
इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। और इस प्रकार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिटरमाइन हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये भी तुमको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का ये तुम्हारा डिस्कवरी था जिसकी की चर्चा ज़्यादा बुक में तुम्हारे नहीं दिया हुआ है, ऐसे मैंने इसे चर्चा कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई तो इसी के आधार पर यह भी था कि एटम तो न्यूट्रल होता है, तो एटम में जब तुमको इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जाहिर है उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा ही, तो तभी एटम क्या है, न्यूट्रल है। और जैसा कि उसके पहले ही तुमको इसका जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट वगैरह में पता चल चुका था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन हर किसी का पार्ट है, हर मैटर में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, हर चीज में है। तो इसलिए तुमको ये कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट हम लोग का था वह गैस के प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता था। जो कैथोड ट्यूब में जो भी गैस लिया गया उसके प्रॉपर्टी से इसको कोई मतलब नहीं था। हर कोई भी गैस यूज कीजिएगा तो उसमें जो तुमको उसका जो था तुमको उसका जो इलेक्ट्रॉन था तुमको उसके प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब है तुमको जे थॉमसन ने को ये तुमको इलेक्ट्रॉन तुमको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ही, तो उसमें तुमको जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में मॉडल दिया, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो इसका जो मॉडल है जिसको हम लोग प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, इसको प्लम पडिंग मॉडल, या अभी हम लोग अपने जहां जो मिलता है तुमको दैट इज वाटरमेलन, तरबूज की तरह वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। तो इसमें यह है तुमको इसमें कहा गया कि जिस प्रकार से कि तुमको जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हर जगह होता है और इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल, एक तो तुमको स्फेरिकल इन शेप की चर्चा तुमको थॉमसन के पहले डाल्टन का भी कहना था, स्फेरिकल इन शेप और स्फेरिकल और रेडियस इसका कहा गया, रेडियस जो थॉमसन ने कहा था लगभग 10⁻10 मीटर के रेंज में, इन रेंज ऑफ 10⁻10 मीटर, जो कि आज के डेट में भी ये क्या माना गया, सही ही पाया गया। और इनका कहना था कि जो मास है तुमको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सब जगह, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनका कहना था मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा कि देखते हुए तरबूज वगैरह में तुम देखते हुए वाटरमेलन में मास हर जगह क्या रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और तुमको जहां जहां सीड है, सीड लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ये तुमको सीड जो तुम्हारा है ये सीड लाइक निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और तुमको बाकी जो पार्ट है, ये जो बाकी जो बॉडी है ये तुमको पॉजिटिवली चार्ज से होगा, पॉजिटिवली चार्ज से बना हुआ रहेगा। पॉजिटिवली चार्ज मतलब बाकी थोड़ा मटेरियल है ये पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तुम्हारा एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा जिसमें कि तुमको जो पॉजिटिवली चार्ज से बना होगा, और जिस प्रकार के सीड जो होंगे तुम्हारा जिस प्रकार रहता है वाटरमेलन में, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बीच बीच में एम्बेडेड होगा। और इस प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह रहेगा, जिसके कारण कि सब पर फोर्स इक्वल होगा और सब बैलेंस में होंगे। ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जे थॉमसन का ये तुमको एक उन्होंने मॉडल सजेस्ट किया। तो रदरफोर्ड जो कि तुमको जे थॉमसन के साथ मतलब रिसर्च के रूप में स्टूडेंट भी थे, रदरफोर्ड को भी लगा कि ये मॉडल एक्चुअली में इसको एक्सपेरिमेंटली क्या किया जाए, वेरीफाई किया जाए। ये मॉडल के बारे में उनका भी जो मॉडल था इसके बारे में गलत के बारे में सोचने का उसमें कोई कारण नहीं था। तो लोगों को लगा कि ये तुमको इसको प्रूव किया जाए, तो उन्होंने रदरफोर्ड ने तुमको एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग रदरफोर्ड का हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि बहुत से अल्फा पार्टिकल को एक क्या किया गया, गोल्ड फॉइल से रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल पे। तो अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉइल जो था तुम्हारा, गोल्ड फॉइल काफी थीन लिया गया,
गोल्ड इसलिए चूज किया गया क्योंकि इसका जो है तुमको इसका हाई एटॉमिक मास है, हाई एटॉमिक मास मेटल है ये, इसलिए सीट बनाया जा सकता है इसका, पतला सीट, थीन सीट इसका क्या कह सकता है, बनाया जा सकता है। तो इसका जो लिया गया था थीन सीट लिया गया था, इसकी थिकनेस लगभग 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁷ मीटर तक इसकी थिकनेस ली गई थी, पन्नी के तरह का, जिसको पॉलीथीन जैसे पन्नी जो एकदम पतला पन्नी की तरह, ये गोल्ड का एक फाइल लिया गया। और उस पर जबकि अल्फा पार्टिकल जो कहते हैं, अल्फा पार्टिकल जो कि होता है तुमको अल्फा पार्टिकल He++ पॉजिटिवली चार्ज ये पार्टिकल है, हीलियम का न्यूक्लियस कहते हैं इसको, हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, हीलियम न्यूक्लियस होता है गोल्ड अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को से जब अटैक कराया गया तो ये तुमको इसके बीच में जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया, तो ये जो पाया गया जिसको कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो उन्होंने पाया कि तुमको बहुत से अल्फा पार्टिकल, जहां को जेडएनएस के डायरेक्ट अल्फा पार्टिकल को हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए तुमको डायरेक्टली जो है तुमको जेडएनएस का सीट पे वगैरह पर उसका जो है तुमको फॉस्फोरेंस के द्वारा जो चमक उत्पन्न होती थी उसके द्वारा ऑब्जर्व उन्होंने किया, और माइक्रोस्कोप वगैरह से देखने करके उन्होंने ये पाया कि अधिकांश अल्फा कण जो यहां पर जा रहे थे वो अनडेविएटेड जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फा कण जो कि तुमको इसके करीब से जा रहे थे, जो सेंटर के करीब से जा रहे थे, उसमें उतना ही अधिक क्या हो रहा था, डेविएशन होता, जो सेंटर के जितना करीब था उसका डेविएशन उतना ही अधिक हो रहा था, और सेंटर से वो दूर की तरफ डेविएशन हो रहा था। तो ये आधार पर ये तुमको कुछ हो रहा था, और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि सेंटर पे क्या होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये तुमको इसका मतलब जैसे तुमको यहां से डिस्टेंस जो हम लोग लेंगे b करके एक डिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं, तो ये तुमको, और जो कि यहां से जाता था, ये जो कि सामने से जाएगा, ये अपने पाथ पर रिटर्न बैक हो जाता है। तो अल्फा पार्टिकल के पास 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया। अल्फा पार्टिकल को जब गोल्ड फाइल से गुजारा गया, गोल्ड फाइल की थिकनेस इतनी रखेगी कि जैसे कुछ एटम से, एक आध एटम के लेयर से ही, कम ही एटम के लेयर से उसे अल्फा पार्टिकल को पास करना पड़े, इसलिए उसको बहुत थीन रखा गया, और उसका ऐसा रखा गया कि जिसका मास काफी अधिक हो, ऐसा एटम को उन्होंने चूज किया। तो इस आधार पर उन्होंने ये जो तुमको तो एक्सपेरिमेंट में तीन ऑब्जर्वेशन उनके रहे, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड। एक तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था, सम डेविएट्स इन सच ए वे दैट सेंटर जिसको कि बाद में नाम दिया गया, सेंटर हैज पॉजिटिवली चार्ज है, तभी वो अल्फा पार्टिकल उससे क्या भाग रहा है, दूर की ओर भाग रहा है। एक दूसरा ऑब्जर्वेशन था जिसे उन्होंने कि सेंटर को क्या नाम दिया, तीसरा ऑब्जर्वेशन था उसको, 1 in 10,000 अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक ये हो जाते हैं। तो ये तुमको 3 उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल, उन्होंने कहा कि ये तुमको क्या होते हैं, ये तुमको अधिकांश मोस्टली अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड चले जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो पास में रहते हैं वो ज्यादा डेविएट करते हैं, कुछ ज्यादा दूर चले गए तो उसका डेविएशन कम होते जाएगा, और 10,000 में 1 अल्फा पार्टिकल करीब करीब क्या हो जाता है तुमको, ये तुमको जो कि यहां से लौट करके आ जाते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने कंक्लूजन निकाला, इसके 3 कंक्लूजन, इसके जो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन रदरफोर्ड का ये रहा, रदरफोर्ड मॉडल जो दिया उन्होंने, रदरफोर्ड मॉडल कंक्लूजन तुम्हारा रहा, इसके कंक्लूजन क्या रहे, एक तो है मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से अलग था। दूसरा, सेंटर एटम कंटेन्स न्यूक्लियस कह सकते हैं, एटम हैज न्यूक्लियस एट सेंटर, इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस को जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, एंड इट हैज टोटल मास भी यहीं पर होगा। तीसरा तुमको था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स
revolves around the nucleus in circular orbit. circular orbit. चौथा कह सकते हो nucleus has positively charged proton. पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। तो ये तुमको, और न्यूट्रॉन की तो डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी, जो बाद में तुमका सारा मास वही था। तो न्यूट्रॉन को आसानी से न्यूक्लियस में लोगों ने कहा कि जब उसकी बहुत बाद में डिस्कवरी 1932 में जाकर हुई तो उसका पोजीशन वहाँ पर न्यूक्लियस में ही दे दिया गया। तो जहां तक कि मास की बात रही तो क्या इसका रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या यूज थे। रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉइल पर अटैक किया तो देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल अनडिविएटेड जाते हैं, जिससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि उसका अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एटम का है वो वैकेंट होगा। दूसरा उन्होंने देखा कि जो उनको जो है अल्फा पार्टिकल जो कि सेंटर के पास से जाते हैं वो तुमको डेविएट कर जाते हैं, और डेविएशन इस ढंग से देता है जिसे रिपेल किया जा रहा हो। तो अल्फा पार्टिकल की पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस में भी पॉजिटिवली चार्ज है, और इसीलिए वो उसका डेविएशन उस ढंग से हो रहा है। और नेगेटिव में जब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जो उसमें प्रोटॉन के पास है तो प्रोटॉन इसका मतलब न्यूक्लियस में होगा, और जाहिर है कि एटम न्यूट्रल होता है तो नेगेटिवली चार्ज जाहिर है कि न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है ही। तो उसे उन्होंने कहा कि तुमको इलेक्ट्रॉन जो है जिस प्रकार से सन के चारों ओर प्लेनेट घूमते हैं, लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और जो तुमको इसके आधार पर उन्होंने अपना मॉडल बनाया। तो ये जो तुम्हारा मॉडल हो गया इलेक्ट्रॉन का, तुमको इन्होंने कहा, और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया, वो तुमको साइज ऑफ न्यूक्लियस जो तुमको प्रिडिक्ट किया गया था 10⁻10 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटम तुमको दिया गया उसके द्वारा 10⁻15 मीटर, और साइज ऑफ न्यूक्लियस को उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया 10⁻10 मीटर के रेंज में। तो एक तुमको जैसे क्वेश्चन दिया है तुम्हारे बुक में 12.1 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, कि उसमें कहा गया कि जैसे सन का तुमको जो डायमीटर होता है, सन का डायमीटर जो सन, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं अभी सन के अराउंड में अर्थ घूम रहा है, तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन तुमको घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों, इसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दोनों के मॉडल को। तो क्या उस मॉडल से अगर तुलना करें तो अभी हमारे सोलर सिस्टम, अर्थ और सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वह उस रेशियो में ज्यादा है कि न्यूक्लियस टू सन का एटम का अगर रेडियस लेंगे तो वह ज्यादा है। अगर इस बात को अगर देखें तो कौन ज्यादा आता है, तो जाहिर है कि इसके लिए तुमको डाटा की जरूरत पड़ेगी, और जाहिर है कि इसमें तुमको जो है 12.1 एग्जाम्पल है, इसको हम मेंशन कर दे रहे हैं और इसको हम लोग चर्चा कर देख लेते हैं इसका डाटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12.1 की चर्चा करते हैं। रेशियो तुमको है साइज ऑफ एटम बाय साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो ये होता है 10⁻10 मीटर में होता है रेंज में, और ये 10⁻15 मीटर के रेंज में होता है। तो ये रेशियो आता है लगभग 10⁻5 के रेशियो में आएगा। और जहां तक कि तुमको सन टू अर्थ का डिस्टेंस है, वो तुमको होता है सन टू अर्थ का डिस्टेंस होता है तुमको रेशियो सन टू अर्थ डिस्टेंस बाय साइज ऑफ सन का जो तुमको साइज है, ये तुम्हारा दोनों का रेशियो लेते हैं, ये तुमको आएगा 1.5 इंटू 10⁻11 है ये, बाय 7.7 इंटू 10⁸ मीटर ये है, तो 10⁸ मीटर। तो ये तुमको जो आएगा 1.5, ये अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻3 मीटर, 3 के रेंज में आया, 2000 आया, ये करीब करीब 2000 आया। और ये तुमको 10,000 से 1 लाख के आसपास है, ये 1 लाख के रेंज में आ गया, 10⁻5 के रेंज में आया। तो ये रेशियो काफी कम है। सन टू अर्थ के बीच का डिस्टेंस, अगर तुमको इस रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा, इफ द रेशियो ऑफ एटम टू न्यूक्लियस इज टू बी मेंटेन, एटम टू
एटम टू न्यूक्लियस is to be maintained, earth should be more farther from sun. इसको सन से क्या होना पड़ेगा, दूर और होना पड़ेगा, इसको सन से और दूर होना पड़ेगा, तभी जाके ये रेशियो क्या होगा, मेंटेन होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये रेशियो मेंटेन करने के लिए इसको और दूर जाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा ये रेशियो था तुम्हारा, जिससे कि तुमको इसको मेंटेन किया जा सकता है। अब है तुमको, इसके बाद है तुमको ये 12.1 के बाद हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर हम लोगों ने एटम को एटम ऑर्बिट का, जैसे एटम जो घूम रहा है उसकी तुमको क्या, उसका जो है तुमको उसमें जो लगने वाला जो है फोर्स है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है तुमको बोर्ड मॉडल में हाइड्रोजन एटम में अगर रखें हम लोग, तो एक हाइड्रोजन एटम में अगर हम लोग देखें जो सबसे सिंपलेस्ट एटम है तुम्हारा, तो इसमें एक प्रोटॉन होगा यहाँ पर, एक प्रोटॉन होगा यहाँ पर, और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो तुमको है, इसके चारों ओर ये जो तुमको है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये प्रोटॉन हो गया, दोनों का चार्ज सेम होता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है, एक प्रोटॉन है। दोनों के बीच का रेडियस, अगर इसको ऑर्बिट का रेडियस अगर r मान लिया जाए, तो ये जो तुम्हारा है इसके बीच में एक कूलम्ब फोर्स लग रहा होगा जो पॉजिटिव निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये कूलम्ब फोर्स से। और ये कूलम्ब फोर्स अगर इसका स्पीड, इलेक्ट्रॉन का मास तुमको m है, तो और वेलोसिटी भी होगा, तो इसके बीच में लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स कितना हो जाएगा तुमको, 1/4πε0 E इंटू ई Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, एम भी स्क्वायर बाय आर। ये एम तुम्हारा क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और भी इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v इक्वल टू हो गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर तुमको ये है। और ये सर्कुलर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा जो प्रोवाइड करने के लिए, जो जिसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए क्या देगा, आप किसी भी सर्कुलर पाथ ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घूमना, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से तुमको जहां तक की वैल्यू आया तुम्हारा, इसका जो एम तुम्हारा जो आएगा जेड स्क्वायर बाय आर, तो तुम्हारा जो कि आर आ गया तुम्हारा एम वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय 4πε0 आर। जेड कहते हैं ई स्क्वायर बाय 4, जेड अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 4πε0 और एक आर बच गया, एक आर कैंसिल हो गया, ये तुमको हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी अगर देखना चाहें इसको, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बाय 8πε0 आर, ये तुम्हारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया इसका। अब ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जाहिर कि इलेक्ट्रिक के रूप में रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q1 इंटू Q2, जो इसमें ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग इसमें डाल देंगे, तो दैट्स इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, माइनस ई स्क्वायर बाय 4πε0 आर। तो टोटल एनर्जी जो हम लोग निकालना चाहेंगे, तो टोटल एनर्जी दोनों का सम हो जाएगा। टोटल एनर्जी जो हो जाएगा, टोटल एनर्जी अगर चाहें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 8πε0 आर प्लस, यहाँ पे ये तुमको माइनस है तो माइनस ही लिख दीजिए, ई स्क्वायर बाय 4πε0 आर। तो ये 4πε0 आर हो गया, तो दैट्स इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बाय 8πε0 आर, ये टोटल एनर्जी होगा तुम्हारा। तो आर जो तुम्हारा रेडियस, जिस रेडियस में घूमेगा, इसके आधार पर ये एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, ये फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, ये तुम्हारा जो है किस एटम का ये पिक्चर हो गया, हाइड्रोजन एटम के लिए। और दूसरे एटम में इसमें दिक्कत यह है कि उसमें और इलेक्ट्रॉन होगा, अगर प्रोटॉन तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड माना जाएगा, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें रिपल्सन होगा, तो वह जो तुमको सेंटर की ओर फोर्स, तो ये तुमको काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी ये तुमको हाइड्रोजन एटम के लिए ही चर्चा करते हैं, या तुमको प्रोटॉन बढ़ा सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए, मतलब आयंस में भी आप चर्चा कर सकते हैं, जैसे He+,
उसमें भी इस थ्योरी को लगा सकते हैं, यहाँ पे दो प्रोटॉन हो जाएंगे He+ में, तो 2e और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा बढ़ गया तो इस ऑर्बिट में कहाँ जाएगा, उसका रिजल्टेंट कैसे होगा, तो उसके लिए इस मॉडल को लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए तुमको दूसरे मॉडल की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी है ये हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा हुआ है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, या तो तुमको हीलियम प्लस आयन के लिए लिख सकते हैं, Li2+ के लिए लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, और नहीं तो तुमको इलेक्ट्रॉन के जो फोर्स लगेंगे जो रिपल्सन के, उसके आधार पर तुमको डिस्कशन करने में इस तरह के अप्रोच से बढ़ना मुश्किल होगा। तो ये कूलम फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। इसके आधार पर हम लोग क्या निकाले, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 का ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहां पर डायरेक्शन तुमको अंदर की ओर दे दिए, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी आया जो स्क्वायर क्वांटिटी है उसमें माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन का देना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी इतना आया कि ये तुमको इससे पता लगा इलेक्ट्रॉन बाइंड इन थ्रू दी न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आना, नेगेटिव एनर्जी आना, इलेक्ट्रॉन बाइंड टू दी न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन अगर कोई एनर्जी देंगे तो ये इससे फ्री हो सकता है इलेक्ट्रॉन, इतना एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। तो एक तुमको जो था दो एक क्वेश्चन अब एक बार में ही बता दे रहे हैं। तो ये तुम्हारा था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के पहले ही तुमको एक और एग्जांपल है जिसको डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। 12.2 और 12.3 को एक साथ ही ले लेते हैं। 12.2 एग्जांपल में तुमको दिया हुआ है जिसको गीगर मार्टिन एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन तुमको जो है कितना नियरेस्ट तक एटम के जा सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। गीगर मार्टिन एक्सपेरिमेंट जो किया गया, गोल्ड फाइल वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसी पर आधारित है। तो एग्जांपल 12.2 लेते हैं पहले। NCERT एग्जाम्पल 12.2, इसमें यह दिया गया है तुमको कि गीगर मार्टिन का जो एक्सपेरिमेंट है, ये गीगर मार्टिन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, गीगर मार्टिन एक्सपेरिमेंट। ये तुमको गोल्ड फॉइल में, ये तुमको है गोल्ड का न्यूक्लियस है, यहां पर गोल्ड न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन के चार्ज होंगे, यहां पर 79e प्रोटॉन के चार्ज है यहां पर। ये गोल्ड न्यूक्लियस है, यहां पर गोल्ड न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। एक अल्फा पार्टिकल जो है तुमको, अल्फा पार्टिकल He++ अल्फा पार्टिकल को यहां से तुमको प्रोजेक्ट कर दिया गया है इस जगह से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ, इसको 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो यह इसके कितना करीब तक जा पाएगा फाइनली, ये इनिशियली तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे माना जाएगा, फाइनली ये कितना नजदीक तक जा पाएगा। तो ये तुमको अल्फा पार्टिकल से ये कितना दूर, ये नजदीक तक लोएस्ट जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस का, लोएस्ट तुमको जो है मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस। तो मिनिमम अप्रोच कहां तक जाएगा, तो ये जो तुम्हारा है यहां से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से आएगा। तो यहां पर जब हम लोग को जाहिर है कि इसका जो तुमको दो सिस्टम है, सिस्टम में मान लें अल्फा पार्टिकल प्लस गोल्ड न्यूक्लियस, तो इसका जहां तक है तो EI टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल होगा। इनिशियली तुमको जो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिख सकते हैं। इनिशियली तुमको जो है काइनेटिक एनर्जी 7.7 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ई कह दिए जूल में आ गया, इसमें जूल में आने के लिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 79e इंटू 2e, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, बाय इन्फिनिटी डिस्टेंस, तो इन्फिनिटी लिख दीजिए। और जहां तक इसकी बात रही, और काइनेटिक एनर्जी लास्ट में जहां पे जाकर 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 79e इंटू 2e बाय डी डिस्टेंस तक आया ये। तो ये तुम्हारा हो गया, और डी डिस्टेंस तक आएगा। तो अब जो है डी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तुमको 77.7e, तो एक ई तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा, ये इन्फिनिटी दिए तो 0 हो गया तुम्हारा, तो 7.7 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू आ गया तुमको, एक ई कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो तुम्हारा नीचे है 79e इंटू 2 बचा, एक ई कैंसिल कर दिए, बाय 4 पाई एप्सिलॉन
और इनटू क्या होगा तुम्हें डी चला गया यहाँ, तो डी को इधर ले आए तो डी इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा 79 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 2 इंटू 9 1/4 का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 7.7 इंटू 10 पावर 6। तो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा करीब करीब जहां तक की कैलकुलेशन की बात है, ये तुमको आ जाता है लगभग 6 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर के रेंज में आएगा। जहां तक कि कैलकुलेशन करके देख लोगे ये तुम्हारा आना चाहिए, ये तुम्हारा कैलकुलेशन कर रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया जो कि डिस्टेंस जो तुम्हारा आएगा, ये इतना डिस्टेंस इतना क्लोजेस्ट तक 6 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर क्लोजेस्ट तक आ जाएगा, जो कि तुमको अल्फा पार्टिकल के रेडियस और गोल्ड न्यूक्लियस के रेडियस से बड़ा होगा, अर्थात वो पूरा उसको उससे कुछ डिस्टेंस पहले ही, उसे कोलिजन से कुछ पहले ही क्या हो जाएगा, वो बाहर मतलब क्या हो जाएगा, बाहर की ओर इधर की ओर रिटर्न बैक हो जाएगा। तो मतलब उसको स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, जैसा कि डाटा दोनों के रेडियस के सम से ये ज्यादा डाटा होना चाहिए और इसलिए वो स्ट्राइक नहीं कर पाएगा एक दूसरे का। तो ये तुम्हारा कहता है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया कि एक पोटेंशियल एनर्जी पहले था 0 1/4 Q1 Q2 इन्फिनिटी हो गया और बाद में तुमको डी कर दिया गया और बाद में काइनेटिक एनर्जी जहां पर रुक जाएगा तो वहां पर का ही डिस्टेंस निकालना था जहां पर इंस्टेंटली रेस्ट में आएगा, उसके बाद वहां से रिटर्न बैक होना शुरू हो जाएगा क्योंकि रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, तो उसके कारण वो तुमको गोल्ड प्राइस दोनों में तुमको 70 मतलब दोनों में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इसे दोनों में रिपल्सन फोर्स लगा तो वो रिपल्सन फोर्स धीरे धीरे उसको फिर से रिटर्न बैक कर देगा। तो वो लगभग 6 इंटू 10 पावर 15 मीटर, जो बुक में भी देख लोगे, डाटा मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने लिख दिया जहां तक मुझे याद था, तो आई होप कि सही होना चाहिए जो डाटा देख लोगे बुक से। तो जो प्रोसेस है उसको ध्यान करो कि एनर्जी कंजर्वेशन किया गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसके आधार पर उसको बनाया गया। एक जो तुम्हारा एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है, तुमको 12.3 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का जो कुल एनर्जी हम लोग जो टोटल एनर्जी निकाले थे, E इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर, सॉरी 8 पाई एप्सिलॉन आर आया था, माइनस 8 पाई एप्सिलॉन आर आ गया था ये टोटल एनर्जी। और तो इसको बॉन्डिंग एनर्जी जो तुमको इसको दिया हुआ है वैल्यू, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दिया गया मिनिमम, तो उससे ये फ्री हो जाता है। तो यहां भी अगर हम लोग एनर्जी कंजर्व करें तो एनर्जी तुमको जो है दिया गया, इसमें तुमको जो है दिया गया 13.6 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो क्या हो गया, उसको वहां से बाहर चला गया, इन्फिनिटी तक चला गया। तो इसका जो तुमको वैल्यू होगा, तो ये जो तुम्हारा वैल्यू माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ई लिख सकते हैं, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 0, मिनिमम एनर्जी तुमको इन्फिनिटी तक चला गया तो इन 0 प्लस 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गया 1 इन्फिनिटी और काइनेटिक एनर्जी भी वहां जाके 0 हो गया, तो 13.6 ई के बराबर। तो आर का वैल्यू क्या होगा, तो ये तुम्हारा हो गया, इसका मतलब हो गया जेड ई मतलब ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 13.6 ई हो गया। तो एक ई तो तुम्हारा कट गया तो आर ऊपर चला जाएगा, तो आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन, ई तो एक कैंसिल हो गया, ई बाय और ई तो एक कैंसिल ही कर दो, इंटू 13.6 बचा यहां पर, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 बाय, और यहां पे जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है 9 10 पावर 9 होता है, और यहां पे एक 2 बच गया, 8 पाई एप्सिलॉन था, तो ये r हो गया इंटू 13.6। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका इतना तुम्हारा आ गया, इतना ये तुम्हारा आ गया वैल्यू, और माइनस तुम्हारा आ गया माइनस 19 और 9, तो ये तुम्हारा जो डिस्टेंस आ जाएगा लगभग ये 53 पिकोमीटर, ये 53 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर में आता है, दैट इज 53 पिकोमीटर, ये तुम्हारा आ जाएगा। और जहां तक कि इसको अगर इस रेडियस इस डाटा को वहां पर पुट कर देंगे हम लोग, जो वेलोसिटी है तुम्हारा mv² के रूप में, तो जो इसका वैल्यू था तुम्हारा, अगर r का वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा डाटा था तुमको v² का वैल्यू, तो mv² बाय r में तुम्हारा जैसे था तुम्हारा e² बाय 4 पाई एप्सिलॉन r² इज इक्वल टू mv² बाय r। तो यहां पर तुमको क्या हो गया, तुम्हारा v इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, ये r तो यहां कैंसिल आउट हो गया,
तो एक आर कैंसिल आउट होगा, v इज इक्वल टू रूट अंडर, ये तुमको इधर आ जाएगा ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम, ऐसा आ जाएगा। और इसमें m का वैल्यू तो ई स्क्वायर तुम्हारा जो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ई स्क्वायर का मतलब हो गया, ये तो बाहर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁻9 बाय तुमको हो गया m है तुमको 9.11 इंटू 10⁻31 1/4%। एक r है तुम्हारा, r का वैल्यू आ गया 53 इंटू 10⁻12 मीटर, इसका वैल्यू रख दिया हमने। तो ये जो तुम्हारा वेलोसिटी आएगा तुमको, ये जो तुम्हारा 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के रेंज में ये वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये डाटा तुम्हारा है कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में इसका जो अगर तुम्हारा एनर्जी दिया हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से इसको बाहर निकाला जा सकता है, तो उसका जो रेडियस आता है, जो कि एक्चुअल डाटा भी यही है, 53 पिकोमीटर करीब करीब है हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस। जो ये सबसे छोटा एटम है इसलिए 10⁻11 मीटर के रेंज में है, लेकिन और एटम का 10⁻10 मीटर के रेंज में आ जाता है जो बड़े एटम होते हैं। और ये तुम्हारा जो इसका वेलोसिटी है, जिसको 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं। तो ये तुम्हारा था 12.3 एग्जाम्पल था तुम्हारा। अब जहां तक कि रहा इलेक्ट्रॉन का, जो कि ये जो मॉडल है तुम्हारा, जो हमने अभी रदरफोर्ड मॉडल से हमने प्रस्तुत किया, इसमें जब ये बना तो उसी समय एक जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की चर्चा हुई और उसमें ये पाया गया कि ये मॉडल तुमको पूरी तरह उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। और जो मैक्सवेल के जो एक प्रिंसिपल थे, मैक्सवेल का जो कि हम लोग को एक मॉडल दिया, वो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रिंसिपल है, जिसके आधार पर यह कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है तुमको कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है, जो कि चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सलेशन हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो इमिशन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जबकि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो वह भी एक क्या है तुमको, ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वह उसे एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसका वेलोसिटी स्पीड वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या है, सर्कुलर पाथ पे हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, तो जाहिर वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जब जब रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वह एक चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल है। और हम लोग मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रिंसिपल में, कि तुमको जो भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इमिशन करता है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन भी तुमको एक चार्ज पार्टिकल है, और यह तुमको रदरफोर्ड मॉडल में तुमको यह है कि इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल है तो यह भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करेगा। तो रदरफोर्ड मॉडल में तुमको यह है कि ये तुमको, जबकि रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर अगर हम लोग कहें तो ये कितना रेडिएशन का, कौन सा रेडिएशन को इमिट करेगा, अगर ऐसा हम लोग कहें तो, जो कि जब हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कि इमिशन होता है वह तुमको उतना ही उसी जितना कि एक्सेलरेटेड पार्टिकल, चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी होता है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, उसमें इमिट होते हैं। द इमिटेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट्स इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, जिस पार्टिकल से वो वाइब्रेट करता है। जैसे कि एलसी ऑसिलेशन में उसको वाइब्रेट कराएंगे तो जितना उसका जो एलसी ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है, एलसी ऑसिलेशन का जो कि तुम्हारा होगा न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर एलसी, तो इतना ही फ्रीक्वेंसी का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वो क्या करता है, इमिट करता है। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग जो चैप्टर है हमारा, जो कि राइटफुल ऐप पर तुम्हारा वीडियो उसके अपलोड भी है, जो तुम पढ़ाई कर भी सकते हो, भी उसमें देखा भी होगा। और उसमें ये है तुमको कि किसी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वह उतनी ही होती है जितनी फ्रीक्वेंसी का वो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल, एक एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल अगर हम लोग उसकी चर्चा कर लें तो वो भी कर सकते हैं 12.4 की। वो दिया हुआ है तुमको कि एक इलेक्ट्रॉन है, तुमको 12.4 में तुमको है कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर इस एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों ओर,
तो क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर इसमें कितना फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों, तो ये कितना फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन, कितना फ्रीक्वेंसी का ये जो है तुमको रेडिएशन इमिट होगा। तो पहले इसकी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लेते हैं, उतना ही फ्रीक्वेंसी का क्या निकलेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 2 पाई r बाय v। ये तुम्हारा होगा स्पीड, आप वेलोसिटी भी अभी निकाल चुके हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, जिसको घूमने में कितना समय लगेगा, दैट्स इक्वल टू v बाय 2 पाई r। तो v का वैल्यू है 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 53 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर। ये तुम्हारा इतना पर सेकेंड, इतना हर्ट्ज का तुमको ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये इसकी जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये तुमको देखोगे तो ये तुमको करीब करीब आ जाएगा तुमको तो ये लगभग 6.6 के आसपास, 6.6 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज, जहाँ तक मुझे लग रहा है कैलकुलेशन इसका आना चाहिए। तो ये तुमको लगभग इस फ्रीक्वेंसी का ये इमिट करेगा। जो कैलकुलेशन है इसको थोड़ा सा और देख लोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा ये फ्रीक्वेंसी के ये तुम्हारा क्या होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, frequency of electromagnetic wave emitted according to classical mechanics is equal to frequency of revolving electron, that's equals to 6.6 into 10 power 15 हर्ट्ज का ये फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इमिट करना चाहिए। और तो इसके ड्रॉबैक्स क्या होगा, इतना इस फ्रीक्वेंसी का अगर रेडिएशन ये इमिट करेगा तो इसके आधार पर क्या होना चाहिए। तो रदरफोर्ड मॉडल के ये जो तुमको फेल्योर है कि अगर ये तुमको इसको अगर इमिट करेगा ये, तो इसका क्या परिणाम होगा। तो रदरफोर्ड मॉडल का जो फेल्योर ये रहा, तो इसका तुमको ये रहेगा कि जब यह रेडिएशन इमिट करता रहेगा तो ये तो फाइनली क्या हो जाएगा, तुमको ये गिर जाएगा कहाँ जा करके, ये तुमको फाइनली तुमको न्यूक्लियस में आ जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल कि तुमको मतलब डिस्क्रिपेंसीज जो तुमको है, डिफेक्ट कह सकते हैं इसको, डिफेक्ट। तो इसमें क्या रहा तुमको कि इस मॉडल के आधार पर अकॉर्डिंग ये तुमको जो है क्या, चार्ज्ड एसिलेटेड पार्टिकल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। electron revolving around nucleus must emit इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको निकलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये तुमको इसकी एनर्जी घटते जाएगी और घटते घटते ये धीरे धीरे न्यूक्लियस में ये चला जाएगा। और इस प्रकार से जो तुम्हारा मॉडल है ये तुमको ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये न्यूक्लियस में चला जाएगा तो जो हमारा जितना भी था तुम्हारा नेगेटिव, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव नहीं बचेगा, जितने जो अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट किए गए सारे समाप्त हो जाएंगे। तो एक तो ये डिमेरिट आ गया रदरफोर्ड मॉडल में क्लासिकल जो, और ये प्रिंसिपल जो तुम्हारा मैक्सवेल का था ये पहले से ही 1870s में ही ये पूरा वेरीफाइड था। 1870 से जो कि हर्ट्ज ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके आधार पर प्रैक्टिकल करके तुमको क्या गया, पहली बार लेबोरेटरी में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाया जा चुका था 1870s के ही डिकेड में। और इस प्रकार से यह जो तुमको थ्योरी था, यह तुमको जो कि रदरफोर्ड का ये जो इसके आधार पर इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया। तो इसको एक्सप्लेन करने दूसरा एक आ रहा था, इसमें जो समस्या आ रही थी कि जो एटम के स्पेक्ट्रम होते हैं, एटम के स्पेक्ट्रम, जैसे कि कोई एटम है तो एटम का जैसे स्पेक्ट्रम अगर बनाया जाएगा उसको जबकि एनर्जी दिया जाता है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था रदरफोर्ड मॉडल। एटॉमिक स्पेक्ट्रम अब क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है कि किसी भी एटम को अगर हम लोग एनर्जी दें
तो एक एटम के दो तरह के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जैसे तुम्हारा है, एक तो रदरफोर्ड मॉडल की ये क्लासिकल मैकेनिज्म, जो कि अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाले, इतना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकलेगा और इस प्रकार से ये नीचे गिर जाएगा। दूसरा कह सकते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी रदरफोर्ड मॉडल जो है तुमको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब एटम हैज गिवन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटम हैज गिवन एनर्जी, इट emit radiation, it emit radiation which can be seen, can be observed, can be seen on dark background, on dark background as bright lines, as bright lines, bright lines के रूप में ये दिखाई पड़ेगा। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है ब्राइट लाइंस दिखाई पड़ते थे कुछ, तो इसको भी रदरफोर्ड, इसको हम लोग कहते हैं इट इज इमिशन स्पेक्ट्रम है ये इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, ये इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम है तुमको। तो इसको भी रदरफोर्ड की थ्योरी से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ये जो स्पेक्ट्रम था तुमको, इसको रदरफोर्ड मॉडल कांट एक्सप्लेन दिस। अगर यही जबकि एब्जॉर्प्शन अगर स्पेक्ट्रम होगा, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो जबकि कंटिन्यूअस रेडिएशन किसी एटम पर पास किया जाएगा, जब एटम से कंटिन्यूअस रेडिएशन यहां जाएगा, कंटिन्यूअस रेडिएशन पास किया जाएगा, तो इट एब्जॉर्ब सम रेडिएशन, इट एब्जॉर्ब सम रेडिएशन which appear as dark lines, वही लाइंस तुमको इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि यहां से जैसे सन का स्पेक्ट्रम भी हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे अभी, तो उसमें कुछ डार्क लाइंस दिखाई पड़ेंगे। उसको जो अगर हम लोग पहले प्रिज्म से गुजारेंगे, अलग से ले जाएंगे, तो उसमें कुछ डार्क लाइंस दिखा, जिसको हम लोग फ्रॉनहोफर लाइंस भी कहते हैं। तो ये जो तुमको जो स्पेक्ट्रम जो तुम्हारा दिखाई, तो एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है, तो इसका मतलब है कि सन के स्पेक्ट्रम में भी कोई एटम है, जो कि जाहिर है कि हम लोग जानते हैं कि वो हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो स्पेक्ट्रम में तुमको जो किसी एटम में जो कि ये सब जो लाइंस जो इमिट हो रहे हैं, जो कि डार्क लाइंस जो दिख रहे हैं, उसकी जो वेवलेंथ निकाली जाएगी, तो ये तुमको किसी एक एटम के जो सारे सेट होंगे वो बिल्कुल एकदम यूनिक होंगे, वो दूसरे किसी भी एटम से मैच नहीं करेगा। चाहे यहां पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहां भी तुमको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो वही सब लाइंस मिलता है। अगर सेम एटम है, तो जिस एटम को जिस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को वो इमिट करता है या वेवलेंथ को, उसी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब भी करता है एटम। और ये जो तुमको है बिल्कुल यूनिक होता है एक एटम के लिए, और इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम के लिए ये बिल्कुल यूनिक होता है। तो कोई भी जो ये जो फ्रीक्वेंसी का सेट है या वेवलेंथ का सेट जो होगा टोटल, यह किसी एक एटम की एक पहचान है। जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग किसी एक आदमी को पहचान सकते हैं, लाइकवाइज ये जो वेवलेंथ का सेट है, ये किसी एटम की क्या हो जाएगी, वेवलेंथ का सेट जो होगा, सेट ऑफ वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ का ये एटम का तुमको एटम के लिए यूनिक होगा, इज यूनिक। और इससे तुमको एटम को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई सन के पास गया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग दावे के साथ कहते हैं सन के पास हाइड्रोजन एटम है। क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम का हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो रेडिएशन की अल्फा पार्टिकल को, जो रेडिएशन का हाइड्रोजन एटम से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वह रेडिएशन यहां पर गायब मिलते हैं जो सन के स्पेक्ट्रम में। तो उससे पता चलता है तुमको, उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर तुमको जो फ्रॉनहोफर लाइंस मिलता है, जिससे कि ये पता चला कि वहां पर हाइड्रोजन एटम या हीलियम एटम उसमें प्रेजेंट है। और इसी के आधार पर हम लोग ये दावा के साथ कह देते हैं कि वहां पर, और कोई मॉलिक्यूल के जो स्पेक्ट्रम बनते हैं वो लाइन नहीं पढ़ के एक पट्टी टाइप का बनेगा, बैंड टाइप स्पेक्ट्रम होता है। मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम बैंड होते हैं। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि अभी जो रिसेंटली तुमको मून पर तुमको इसकी डिस्कवरी में वाटर की डिस्कवरी की कोशिश की जा रही है, तो वहां भी जो होता है, जो ऑर्बिटर है तुमको, जो मून के चारों ओर जो हम लोग चंद्रयान वगैरह जो भेजते हैं,
जो हमारा जो विक्रम लैंडर वाला जो था, जो उसमें भी ऑर्बिटर जो मिशन था हमारा, उसमें भी सक्सेसफुल ही था। लैंडर जो हमारा था, जो पहली बार जो किया जा रहा था, तो जिसमें हम लोग फेलियर हुए, लेकिन ऑर्बिटर के द्वारा जो भी वहां पर जो कि ऑब्जर्वेशन कराए गए, तो वहां से जो रेडिएशन भेजा जाता है ऑर्बिटर के द्वारा, और उसमें से रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होता है वाटर के द्वारा, उस जो रेडिएशन को अगर तुमको फिर से हम लोग स्टडी करेंगे और उसमें ये देखेंगे वाटर के जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करना चाहिए वो रेडिएशन एब्जॉर्ब अगर कर रहा है, तो वही रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है, इट मींस कि वहां पर जो है वाटर है, जिसको कि कहा जाता है कि जो यही तुम्हारा पहचान है, जिसमें कि ये कहा गया है कि वाटर तुमको मून पर क्या है, तुमको फ्रोजन स्टेट में पाए जाते हैं। तो वह भी सारे ये सब जो तुम्हारा होता है, ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कब हुआ, जब उसकी किसी एटम को, यहाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम की अगर फिर से बात करें हम, H2O इज ए मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जो बैंड के रूप में मिलेंगे, लेकिन वो उसकी डिस्कवरी वगैरह करने में ये तुमको काफी बड़ा हथियार होता है। इसी से किए जाते हैं किस वहां भी, जैसे किसी के वायुमंडल में आप जाते हैं, जैसे मार्स के भी वायुमंडल का आप कहते हैं कि वहां पे बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सबके पास आपके पास क्या होता है, वो जो स्पेक्ट्रम होता है उसी के स्पेक्ट्रम को ही स्टडी करके हम लोग उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहां पर भी जैसे किसी एटम के स्पेक्ट्रम, जैसे किसी उससे बहुत से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया गया, तो एटम एक्साइट होकर के रेडिएशन इमिट किया, जिसके कारण कि तुमको जो रेडिएशन को देखा गया दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो कि इमिशन स्पेक्ट्रम था, जो कि लाइन के रूप में दिखाया पड़ा डार्क बैकग्राउंड पर, और वही ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। तो इन सबों को स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड थ्योरी से, अगर ये जो एटम का जो सबसे जो थ्योरी था वह इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो रदरफोर्ड मॉडल जो है तुमको एक तो क्लासिकल में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कि प्रिंसिपल है उसके मुताबिक उसको रेडिएशन इमिट करना चाहिए, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटती चली जाएगी और तुमको वह फॉल कर जाएगा। दूसरा, इस स्पेक्ट्रम को वह क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये स्पेक्ट्रम में ये सब जो लाइंस आते हैं इस फ्रीक्वेंसी के आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों आ रहे हैं। तो इस कारण से तुमको इस सबों को के लिए तुमको बोर के थ्योरी की क्या पड़ी, बोर ने अपने जो बोर ने भी अवेलेबल उसके लेबोरेटरी में वर्क किया था, रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में, और उन्होंने अपने कुछ जो है एजम्पशंस दिए, और उसके आधार पर उन्होंने जो हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम जितने लाइंस बन रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके वेवलेंथ को उन्होंने करेक्टली क्या किया, उसको डिटरमाइन करके थ्योरेटिकली बताया, और इस प्रकार से बोर्ड ने अपना इसको एक्सप्लेन करने का एक थ्योरी दिया, जिसकी चर्चा हम लोग जाहिर है कि अब नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। हम लोग का ये आज के वीडियो में तुमने देखा कि आज जो रदरफोर्ड मॉडल उसके जितने एग्जांपल्स हैं उन सबों को हमने डील कर लिया, और रदरफोर्ड मॉडल के जो डिमेरिट्स हैं उसको भी हम लोगों ने देखा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रदरफोर्ड मॉडल हम लोग बोर्ड्स मॉडल की बात करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें। किसी भी टॉपिक में, किसी पोर्शन में तुमको समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो इसके लिए तुम राइट्सफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें लाइव क्लासेज या डाउट के लिए तुम पर्सनल टाइम भी हमसे ले सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी टॉपिक में, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, या तुमको बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टॉपिक में तुम्हें दिक्कत है, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, कभी भी टाइम अलॉट करा सकते हो। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसे उम्मीद है कि सॉल्व कर दूँ करके तुमको प्रॉब्लम हो, कोई पोर्शन में दिक्कत हो, जिससे कि तुम्हारे जो प्रिपरेशन है एग्जाम की वह बेहतर हो सके। तो इसी साथ इस लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं।